प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट का करेंगे शुभारंभ। सम्मेलन का दूसरा संस्करण होगा ऑनलाइन। मैरीटाइम इंडिया समिट में 24 देश करेंगे शिरकत। कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के गणमान्य लोगों ने लगवाया कोविड-19 का टीका। देश में अब तक कुल 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का लिया गया फैसला। और कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। ओवरलोड सवारियों से ट्राला पलटने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण ऑनलाइन होगा। इसमें 24 देश हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 56 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। सम्मेलन में करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए रोड मैप की संकल्पना करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। कई देशों के प्रख्यात वक्ताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापार अवसर और निवेश की तलाश करने की संभावना है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क साझेदार देश है। वर्तमान समय में मैरीटाइम सेक्टर इंडिया के लिए एक उभरता सेक्टर है और इस समिट के माध्यम से मिनिस्ट्री की ओर से मैरीटाइम विजन 2030 भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हो रहे मैरीटाइम समिट में दुनिया के कई कंट्री ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। खास करके पोर्ट सेक्टर, पोर्ट डेवलपमेंट, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, सी फेयर इंस्टीट्यूट और पीपीपी मोड से बर्थ ऑपरेशन, ऐसे कई सेक्टर में कई कंपनी ने एमओयू भी किया है। टीकाकरण के दूसरे दौर को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके गवाह हैं कल शाम 7 बजे तक के आंकड़े। देश भर में कल शाम 7 बजे तक 4,27,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया, जिसमें 3,25,485 लोगों को पहली खुराक जबकि 1,01,587 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। इनमें 60 साल से ऊपर के 1,28,630 लोगों को टीका लगाया गया। 45 साल से ऊपर अन्य बीमारी से पीड़ित 18,850 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 25,656 हेल्थ केयर वर्कर को पहला डोज दिया गया। वहीं 1,01,587 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। वहीं 1,52,349 फ्रंटलाइन वर्कर को पहली डोज दी गई। देश में अब तक कुल 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कल पीएम मोदी ने भी पहला टीका लगवाया। पीएम सुबह दिल्ली की एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पीएम मोदी ने टीका लगवाकर देश का कोरोना टीकाकरण पर विश्वास बढ़ाया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे देश का नेतृत्व खुद आगे बढ़कर टीकाकरण की प्रक्रिया की अगुवाई कर रहा है और देश को ये संदेश दे रहा है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और हर किसी को कोविड के खिलाफ जंग को मजबूत करते हुए खुद को टीका लगवाना चाहिए। सोमवार 1 मार्च देश में टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज हुआ। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगने की शुरुआत हुई। इस चरण की अगुवाई की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और कोरोना टीके की पहली डोज लगवाई। सुबह का वक्त इसलिए चुना गया ताकि आम जनता को परेशानी न हो। टीका लगवाने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके टीका लेने की जानकारी दी। पीएम ने ट्वीट किया,
एम्स में कोविड-19 टीके की पहली डोज ली। उल्लेखनीय है कि कैसे हमारे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तेजी से काम किया है। मैं सभी से अपील करता हूं, कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। आइए हम मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। ट्विटर पर पीएम मोदी ने टीकाकरण की जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो मुस्कुराते हुए टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवाने पहुंचे पीएम मोदी असम का परंपरागत गमछा पहने हुए थे। वो पहले भी कई मौकों पर ऐसा गमछा पहने नजर आ चुके हैं। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना का टीका लगाया। उनके साथ जो दूसरी नर्स वहां मौजूद थी, वो केरल से आती हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह। बात हुई सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। पीएम ने भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की डोज ली और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बुलंद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका लगवाकर प्रधानमंत्री ने देश को बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब इससे संबंधित हर तरह का दुष्प्रचार खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। तमाम और केंद्रीय मंत्रियों ने उन लोगों पर हमला बोला जो प्रधानमंत्री के अब तक टीका न लगवाने को लेकर सवाल उठा रहे थे। Today, when the turn came of people above 60 years, the Prime Minister was first to lead this from the front. He has indeed led the country from the front in the entire fight against Corona. But what is very important today, that Made in India vaccine which the Prime Minister took today is creating global resonance. So many countries, not only the neighborhood, but the world are appreciating and also seeking for it. ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से सहजतापूर्वक जो कोमल लोगों के लिए आज दिन खुला था, उसी दिन उन्होंने टीकाकरण का शुरुआत किया और लिया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि आज प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि देश के हर नागरिक के लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज आके वैक्सीन लगाया और उन्होंने देश को कई मैसेजेस दिए, जो मेरा मानना है। एक तो उन्होंने सबसे पहला जो मैसेज दिया है कि ये टीकाकरण कितना जरूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है। और जैसे उनकी बारी आई और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीन शुरू हुई, सबसे पहले वो आगे आए, उन्होंने वैक्सीन लगाई और इस ये संदेश दिया कि जो भी लोग अब प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, उनको आगे आके अपना वैक्सीन लगा लेना चाहिए। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में वैक्सीन लगवाई है जब देश में कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब भी काफी हिचक है। ऐसे में पीएम मोदी ने टीका लगवाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कोवैक्सीन सेफ है। इससे जनता के बीच टीके की स्वीकार्यता बढ़ेगी। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में न सिर्फ प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, बल्कि उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीका लगवाया। इन सभी लोगों ने जनता से आगे आकर इस अभियान में भाग लेने की अपील भी की। जब देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो 60 साल से अधिक के उम्र के तमाम वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों ने टीका लगवाया। इसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री शामिल रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने गवर्नमेंट ओमांडुरर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी उसी अस्पताल में कोविड की वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स में वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सभी से टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। ये कहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कोविड फ्री इंडिया का, उस आह्वान में, उस मुहिम में, उस मूवमेंट में हम शामिल होकर के सब सहयोग करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली। जो अब नए दौर
का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने भी एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीका सुरक्षित है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे वैक्सीन सेफ है और जरूरी है, और जब तक ज्यादातर लोग वैक्सीन नहीं लेते तब तक हम ये बीमारी से बचेंगे नहीं। तो जल्दी ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इंटेंसली रैंप अप हो रही है और काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और उससे ये बीमारी से बचेंगे। तमाम राज्यों के मंत्रियों ने भी टीके लगवाए। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल में टीका लगवाया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को टीका को लेकर किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शासकीय जेपी अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। 84 जो हमारे सिविल अस्पताल हैं, हमारे 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 40 प्राइवेट अस्पतालों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में आज शुरू। जिन लोगों ने टीका लगवाया है उनको अगली खुराक 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। इन सब लोगों ने टीकाकरण तो कराया ही है, साथ ही साथ सभी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के विरुद्ध अभियान में आगे बढ़कर शामिल हों और टीका लगवाएं। यूपी में 60 वर्ष के हो चुके बुजुर्गों और 45 वर्ष के गंभीर बीमार लोगों को वैक्सीन लगना कल से शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लक्ष्य से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। लखनऊ के 4 केंद्रों, 3 सरकारी अस्पताल और 1 प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई गई। राजधानी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू के साथ ही एक निजी अस्पताल शेखर अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। तीसरे चरण में आज बरेली में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बरेली में 2 सरकारी और 1 निजी अस्पताल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसी क्रम में बरेली के बुजुर्गों और 45 वर्ष के ऊपर की आयु के बीमार लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवा चुके लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना का टीका सुरक्षित है और कोरोना की बीमारी से देशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बरेली में अब तक लगभग 45,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। वैक्सीनेशन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे लिया जाए, जिससे कि इसके जो कोरोना के खतरे हैं उनसे मैं फ्री हो सकूं। और पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट घर पर ही रह रहा हूं, इसी वजह से जब वैक्सीनेशन का न्यूज़ आया तो बहुत खुशी हुई और हम इसके लिए कुशलोक हॉस्पिटल में आए और 250 रुपीज़ की पर्ची कटवा के हम दोनों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। देखिए, ये जो सरकार का प्रोग्राम है ये बहुत सराहनीय है। जो भी लोग कोरोना से बचना चाहते हैं उनको ये वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है। ये देश के हित में है और हम सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और वैक्सीन कराना चाहिए। 45 साल से 59 साल तक 20 बीमारियों की सूची दी गई है सरकार द्वारा। उस सूची में अगर वो आते हैं तो अपने डॉक्टर से उस सूची का एक सर्टिफिकेट सरकार द्वारा बनाया गया, उस सर्टिफिकेट को बनवाकर लाना है और अपने कागजात लाने हैं जो बीमारी को सर्टिफाई कर रहे हो, और वो लाके अपने ऐप पे एक रजिस्ट्रेशन कराना है। कोविन ऐप पे सरकार द्वारा 250 रुपये का शुल्क तय किया गया है और जिनका कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन है और वो अपना आकर अपने सेंटर पर, जो भी सेंटर वो चुनेंगे सरकार द्वारा निर्धारित सेंटर्स पे जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा उसमें हमारे बरेली जनपद में 3 सेशन लॉन्च करने का हमें निर्देश मिला था, जिसमें 2 गवर्नमेंट फैसिलिटीज और 1 प्राइवेट फैसिलिटी। इसमें हमने गवर्नमेंट में जिला अस्पताल और एक यूपीएससी अर्बन पीएससी जो है वो सिविल लाइन को चुना और कुशलोक हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में ये है कि जो सरकारी हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट होगा और जो प्राइवेट फैसिलिटी हैं वहाँ पर पेड पैसा देकर जो है जो भी लाभार्थी जाएगा वो वहाँ लगवा सकता है। प्रदेश के मेरठ जिले में भी कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण का अगला चरण कल से शुरू हो गया। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में टीकाकरण का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया। शुभारंभ के बाद सांसद व उनकी धर्मपत्नी उमा अग्रवाल ने टीका लगाया गया उनको।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश नारायण ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया गया है, जिसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मेरठ में 3 स्थानों पर टीकाकरण कराया गया, जिसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज, पीएल शर्मा जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में संतोष हॉस्पिटल शामिल है। कई वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया गया। मेरठ शहर के अंदर तीसरे चरण की शुरुआत सॉफ्ट लॉन्च के साथ हुई है, जहां कुल मिला के 3 सेंटर्स हैं। 2 गवर्नमेंट सेटअप में है और एक प्राइवेट सेटअप में है। गवर्नमेंट सेटअप वाले सेंटर्स LLRM मेडिकल कॉलेज तथा पीएल शर्मा हॉस्पिटल है और प्राइवेट सेटअप में संतोष हॉस्पिटल में ये टीकाकरण हो रहा है। टीकाकरण का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ और हमारे सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका शुभारंभ किया है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सर्वाधिक टीकाकरण कराने वाला देश है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण योजना, उनका विजन, उसके कारण ये संभव हुआ है और पूरे देश के अंदर भी कोरोना को नियंत्रित किया जा सका। तो आज तीसरे चरण में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको टीका लगाने की शुरुआत हुई है। उस क्रम मैंने भी अपना टीका लगवाया है। ये कोई परेशानी तो कुछ होने रही। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार ने जो बड़े बूढ़ों के लिए ये सुविधा करी है, नहीं तो कौन पूछे, बड़े बूढ़ों को बहन कोई भी ना पूछता। क्या कहोगे मोदी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी। पाल सिंह एज 71 है, मुझे टीका लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है टीका लगने में, ना कोई कुछ महसूस हो रहा है। सरकार के लिए क्या कहना है? सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के तृतीय चरण के टीकाकरण अभियान के पहले दिन हरदोई में वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए चयनित स्थानों पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों के अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान की गई। वरिष्ठ नागरिकों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के कारण बहुत सहूलियत मिली, जिससे लोगों ने अपने आधार कार्ड को दिखाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीकाकरण कराया। मैंने वरिष्ठ नागरिकों के कोविड-19 के टीकाकरण का शुभारंभ पर पहले दिन ही जिला चिकित्सालय में वैक्सीन ली और वैक्सीन लेने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और अपने को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिला महिला चिकित्सालय और एक प्राइवेट फैसिलिटी हमारी ली गई है रानी साहिबा कटियारी, वहाँ पर हमारे अब तक के 121 टीके लग चुके हैं और अब से ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की सुविधा ऑनलाइन covid.gov.in पे आदमी खुद रजिस्टर कर सकता है और जो भी चिन्हित उस फैसिलिटीज है उसमें शो होंगी और वहाँ आकर उसको टीके लगवा सकता है। अगर किसी के पास ये सुविधा मोबाइल की नहीं है और वो स्वयं या नहीं कर पा रहा अपने आप, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। खुद यहाँ रजिस्टर हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कर देंगे और टीका लगवा देंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट का काम एक और कदम आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कंसल्टेंट के रूप में चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई 28 मई 2018 को और उसके उपरांत भी हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से इसे अपनी सहमति दे करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु तो जो ग्लोबल ई टेंडर की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को राज्य सरकार द्वारा सेलेक्टेड बिडर घोषित किया गया और 16 दिसंबर 2019 को कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी किया गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा जो गठित
SPV यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य 7 अक्टूबर 2020 को कंसेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे हस्ताक्षरित भी हुए थे। ये वो समय था जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी और उस समय भी हम लोग प्रदेश में न केवल कोरोना से जूझ रहे लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए भी क्या क्या प्रयास होने चाहिए वह कार्य भी हम लोग कर रहे थे। हमारी कैबिनेट ने 28 मई 2019 को जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण यानी इसे रनवे को 2 से बढ़ा के 4 और फिर 4 से 6 तक करने के लिए अपनी सहमति देते हुए जो चयनित कंसल्टेंट के माध्यम से इसकी स्टडी कराने के लिए अपनी सहमति दी और फिर इसके अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सुरमा, झुमका, जरी जरदोदी और बांस के नाम से मशहूर बरेली में एक और उपलब्धि शामिल हो रही है। यह उपलब्धि बरेली में 8 मार्च से हवाई सेवा शुरू होना है। उड़ान को लेकर बरेली एयरपोर्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट शुरू होने को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि लंबे समय के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। अब यहां उड़ान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एयरलाइंस अपने निर्धारित तारीख पर हवाई सेवा शुरू कर रहा है और यह बरेली वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं बरेली एयरपोर्ट निदेशक राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं। एयरलाइंस सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। उड़ान यात्रा के लिए बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। लंबे समय से ये मांग थी और बीते पूरे साल में कोरोना की वजह से दिक्कत आ गई थी, पर अब प्रक्रिया को अंतिम रूप में है। हमारी जानकारी के हिसाब से अलायंस एयर इसको ऑपरेट करने का काम करेगी और टेंटेटिव उन्होंने डेट दे रखी है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बरेली वासी लंबे समय से जो आग्रह कर रहे थे उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। नहीं, बरेली एयरपोर्ट पे जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि इनॉग्रेशन फ्लाइट जो है वो 8 तारीख को आ रही है, तो इनॉग्रल फ्लाइट में पैसेंजर्स को भी अलाउ किया गया है और अलायंस एयर ने जो अपना शेड्यूल दिया है फिलहाल अभी वो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार यानी कि हफ्ते में 4 दिन अलायंस एयर फ्लाइंग करेगी। और बरेली वालों के लिए एक तोहफा है, महिला दिवस के दिन उनको एक ये सौगात मिलेगी जो कि काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा में थी। अभी फिलहाल अलायंस एयर जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी वो ATR 72 से करेगी। ATR 72 एयरक्राफ्ट रहेगा और अभी जो फिलहाल शेड्यूल आया है वो उसी के लिए आया हुआ है। इसके बाद में इंडिगो भी अपना बॉम्बे और मैंगलोर के लिए फ्लाइट ला रही है। कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मऊ मुगल रोड पर तेज रफ्तार कोयला लदा ट्राला पलटने से 22 लोग घायल हो गए और वहीं 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरलोड सवारी भरने से हुआ बड़ा हादसा। सभी घायल हमीरपुर जिले के बरनाव, कलौली, तीर गांव के रहने वाले हैं। ये सभी ट्राला पर बैठकर मजदूरी के कार्य के लिए इटावा सिरसागंज जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC पुखराया में भर्ती कराया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने सभी घायलों का हालचाल लिया। ये भोगनीपुर थाना क्षेत्र में मऊ खास गांव पड़ता है। एक कोयले लदी ट्रक जो इटावा की तरफ जा रही थी, उस पे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे, तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी। तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। अन्य 8 लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कानपुर के बिगरू कांड विकास दुबे को लेकर STF ने मुलजिमों को भगाने में मदद करने वाले 7 आरोपियों को असलहों के जखीरा के साथ गिरफ्तार किया है।
एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने प्रेस वार्ता में 2 जुलाई बिकरू कांड में अनसुलझी गुत्थियों का खुलासा करते हुए बताया कि एसटीएफ टीम ने असलहों की बरामदी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि असलहों के जखीरे में अमेरिका निर्मित सेमी ऑटोमेटिक राइफल, कार्बाइन, आधुनिक रिवॉल्वर, बंदूक सहित कई जिंदा कारतूस और विकास दुबे का मोबाइल फोन सहित अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में नगद रुपए बरामद किए गए हैं। एडीजी एसटीएफ ने जानकारी दी कि मामले में कई आरोपियों ने पूर्व में गलत बयान दिए थे। आपको बता दें कि कानपुर नगर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद विकास दुबे रात में ही सहयोगियों की मदद से फरार हो गया था। पुलिस ने 7 दिन के बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने महाकाल मंदिर से पकड़कर यूपी पुलिस के सुपुर्द किया था। मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट जाने पर विकास ने भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद एनकाउंटर में वो मारा गया था। एसटीएफ की कानपुर टीम के डिप्टी एसपी श्री तेज बहादुर सिंह, यहाँ इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और पूरी टीम ने मिलकर काफी गुत्थियों को सुलझाया है और कुछ असलहों की बरामदगी भी की है जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विष्णु कश्यप, अमन शुक्ला, रामजी उर्फ राधे, अभिनव तिवारी, मनीष यादव, संजय परिहार तथा शुभम पाल है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है उसमें मुख्य रूप से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, ये शिव तिवारी की राइफल है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस घटना में मुलजिम भी है और जेल में है। अखिल भारतीय एसबीआई अंतरमंडलीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 3 मार्च से होगा। यह प्रतियोगिता 8 मार्च तक पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम, गोमती नगर, लखनऊ में खेली जाएगी। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि इस टूर्नामेंट में 10 मंडल की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में कुल 12 लीग मैच खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल 6 मार्च और फाइनल मैच 7 मार्च को खेला जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टोटल 7 एक्टिविटीज को, 7 स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है इस वर्ष, जिसमें से हॉकी का खेल हमें मिला है। हमें इस बात का गौरव है। काफी बड़े स्तर पर इसे किया जा रहा है। 10 स्टेट से हॉकी की टीम्स आ रही हैं। 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 6 तारीख को सेमीफाइनल होगा, 7 तारीख को फाइनल होगा। 160 लोग होंगे। 10 स्टेट से 16-16 लोगों की टीम आ रही है। हमारे लिए हर टीम मेंबर बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ खेलने के लिए आ रहा है, वो जीतने के लिए नहीं आ रहा है और स्टेट बैंक की तरफ से खेलने के लिए आ रहा है। तो हम 6 तारीख को पूरी हमारी सीएम से उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें यहाँ फेलिसिटेट भी करेगी, उनके साथ समय व्यतीत करेगी, ताकि वो जब यहाँ से जाएं तो एक अच्छी यादें लेकर जाएं। अलीगढ़ जनपद में करीब 12,000 से अधिक महिलाएं संघर्षों के बीच सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। ये महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर समूहों में पारंपरिक फसलों से हटकर खेती बाड़ी करने में जुटी हैं। कोई गोभी की खेती कर रहा है, कोई टमाटर की। इससे महिलाओं की आय तो बढ़ ही रही है, साथ ही नारी सशक्तिकरण का नारा भी बुलंद हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की मदद से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इसके तहत महिलाओं के समूह को बैंक से एक साथ लोन मिला है, जिसमें ब्याज में भी विशेष छूट मिलती है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं विभिन्न श्रेणियों में कामकाज करती हैं। 2 साल पहले इसमें खेती-बाड़ी की भी शुरुआत कर दी गई। अब तक जिले के 270 से अधिक गांवों में महिला समूह खेती-बाड़ी से जुड़ी हैं। इनमें 12,000 से अधिक महिलाएं खेती करती हैं। किस तरह लड़ाई भी करते हैं, अपना खेतों में फसल करते हैं और क्या कहते हैं, हमें सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसमें अपने को लेते हैं। सरकार गोभी है, पालक है, चुकंदर है, ये फसल करते हैं और हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है, हम 10 की 5 की ब्याज लेते थे, चीज़ भी रखते थे, उससे हम क्या कहते हैं मिले, हमें सरकार की तरफ से हमें फ़ायदा हुआ है स्वयं समूह से। हम खेती करते हैं और NRLM स्वयं सहायता समूह की सहायता से हम खेतों में काम करते हैं, पैसा उठाते हैं। पहले हम 10 की
5% पे पैसा उठाते हैं। अब 1% की ब्याज हम सरकार दे रही है और हम उसी से हम अपने खाते पैसा उठाते हैं और खेतों में लगाते हैं। गोभी करते हैं, ग्वाल करते हैं, धनिया है, मेथी है, जो भी करते हैं हम मंडी भेजते हैं और अपने घर खर्चा हमारा उससे अच्छा चल रहा है और इससे हम बहुत खुश हैं और हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मोदी जी को भी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट का करेंगे शुभारंभ। सम्मेलन का दूसरा संस्करण होगा ऑनलाइन। मैरीटाइम इंडिया समिट में 24 देश करेंगे शिरकत। कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के गणमान्य लोगों ने लगवाया कोविड-19 का टीका। देश में अब तक कुल 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का लिया गया फैसला। और कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। ओवरलोड सवारियों से ट्राला पलटने से हुआ ये हादसा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।